नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी हमने पिछले 2 दिनों में पढ़ना शुरू किया था और आज इसके जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आज हम देखेंगे। तो इसके बाद में आपका राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा वाला जो टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा और अगले वीक से हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि विशेषतः इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, कल हमने क्या कर लिया था, हमने कल यहाँ तक देख लिया था कि राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में प्रमुख संस्थाओं का क्या योगदान रहा है। संस्थाओं का योगदान आज हम देखेंगे। विकास में प्रमुख नेताओं का योगदान हमने कल देख लिया था। फिर दक्षिण भारतीय राज्यों का योगदान, भूमंडलीकरण में इसकी प्रासंगिकता और त्रिभाषा सूत्र, ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आज में बहुत ज़्यादा होगी। याद करने का बहुत होगा, एक बार में याद नहीं होगा, उम्मीद मत कीजिएगा। बार बार याद कीजिएगा, गैप दे देकर याद कीजिएगा। आज चीज़ों को देख देख के लिखिएगा, लेकिन कल 7 दिन बाद में या 10 दिन बाद में एक बार दोहरा लीजिएगा तो चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, पहला है कि हिंदी के विकास में प्रमुख संस्थाओं के स्तर पर क्या क्या योगदान रहा है। तो पहली संस्था है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज हमने इतिहास में पढ़ा है, राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और इसका कंट्रीब्यूशन है वो हम इतिहास में पढ़ चुके हैं, पर भाषाई आधार पर इसका क्या कंट्रीब्यूशन है ये हमें देखना है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भारतीय भाषा बनाने की दिशा में हिंदी के लिए बहुत कार्य किया। अखिल भारतीय भाषा बनाने का ये प्रयास कर रहे थे। हिंदी में स्वयं लेखन कार्य किया तथा अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। केशव चंद्र सेन को प्रेरित किया। दयानंद सरस्वती ने हिंदी में व्याख्यान देना प्रारंभ किया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की गई। इस प्रकार जो ब्रह्म समाज है, जो शुरुआती दौर था हमारा, 19वीं शताब्दी का जो शुरुआती दौर था, उसमें ब्रह्म समाज ने शुरुआत में इसके बीज बोने का कार्य किया, या शुरुआत में एक नींव बनाने का प्रयास किया, ठीक है ना। अब ब्रह्म समाज अगर आपने लिख दिया तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर आपको आर्य समाज, प्रार्थना समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ के बारे में लिखना है, ठीक है। सेम लाइंस पे लिखेंगे कि भाई इन्होंने स्थापना की इसकी, फिर इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया, खुद हिंदी में बोले, खुद हिंदी के ग्रंथों का अनुवाद कराया, ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया। ऐसे 2 4 5 कीवर्ड्स आप बना सकते हैं, की लाइंस बना सकते हैं, जिनको आप हर जगह प्रयोग कर सकते हैं बदल बदल कर, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है इस टॉपिक की वो है नागरी प्रचारिणी सभा काशी। इसकी स्थापना होती है 1893 में। कब होती है? 1893 में, ठीक है। बाबू श्याम सुंदर दास, श्री गोपाल प्रसाद खत्री और पंडित राम नारायण मिश्र, ये 3 खास लोग थे जिन्होंने इस संस्था के स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बाद में मदन मोहन मालवीय, श्रीधर पाठक, जो हम आधुनिक काल में भी पढ़ते हैं, श्रीधर पाठक को, इन्होंने भी हिंदी इससे जुड़े रहे तथा हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। इन्होंने क्या क्या कराया? इन्होंने एक तो हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन कराया। साहित्य इतिहास लेखन जो हम इसमें पढ़ते हैं, आदिकाल से पहले पढ़ते हैं, जब हम पद्य साहित्य शुरू करेंगे या हिंदी साहित्य का विकास जब हम पढ़ेंगे तब ये देखेंगे साहित्य इतिहास लेखन। तो इन्होंने ही शुरुआत कराई थी कि हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन होना चाहिए। इन्होंने हिंदी में संगोष्ठियों का आयोजन कराया। इन्होंने लिपि सुधार, आशुलिपि लेखन, टंकन आदि में अनुकरणीय योगदान दिया, है ना। इन्होंने क्या किया? कॉम्पिटिशन्स का भी आयोजित कराया, ठीक है। इस संस्था का लगभग 100 वर्षों का इतिहास रहा है। यह संस्था बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। इस पे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। फिर इस पे वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहन दिया गया। कामता प्रसाद गुरु व किशोरीलाल वाजपेयी के व्याकरण का प्रकाशन भी यहीं से हुआ था, इसी सभा द्वारा किया गया था। इन्हीं के प्रयासों से यूपी में हिंदी व उर्दू का ज्ञान सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया। किसके प्रयासों से? नागरी प्रचारिणी सभा काशी से, ठीक है। फिर इन्होंने शब्दकोश, वैज्ञानिक शब्दावली, विश्व हिंदी कोश का प्रकाशन किया। विश्व हिंदी कोश का जो प्रकाशन था
वो 12 खंडों में किया गया था। इनको ही सरस्वती पत्रिका का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन इनका जो है वो आज भी जारी है। ठीक है, आज भी जारी है। फिर है ये बहुत महत्वपूर्ण एक संस्था थी जिसके इतने सारे योगदान हमने देखे। तो इस पर बड़ा प्रश्न भी आता है, छोटा प्रश्न भी आता है, तो आप इन सारी चीज़ों को याद करेंगे। कोई और पॉइंट भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। फिर आता है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। तो हिंदी प्रचार प्रसार की यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। 1910 में नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में ही इसकी स्थापना हुई थी। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं, इन्होंने न्यायालय में हिंदी व देवनागरी के प्रयोग पर बल दिया था। पत्र पत्रिकाएं, राष्ट्रभाषा संदेश पत्र आदि भी इन्होंने स्थापित किए थे। न्यायालय में हिंदी के प्रयोग की दिशा में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं के प्रयासों से न्यायालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिला। हिंदी की इन्होंने विधाओं का विकास करने के लिए संस्था ने विकास करने का प्रयास किया। साहित्यकारों को सम्मान देना शुरू किया। हिंदी में परीक्षाओं का आयोजन करना शुरू किया। तो ये था हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। ठीक है, फिर एक हिंदी में दक्षिण भारत में एक प्रचार प्रसार सभा बनी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो थी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। ठीक है, इसकी हिंदी सम्मेलन 1918 में इसकी योजना बनाई गई थी। गांधी जी द्वारा योजना बनाई गई थी। इन्होंने अपने पुत्र देवदास गांधी को दक्षिण भारत में पहले प्रचारक के रूप में भेजा था। हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रचार प्रसार आरंभ हुआ था। 1927 में दक्षिण भारत प्रचार प्रसार सभा इसका नाम दिया गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन को दक्षिण भारत में ये नाम दिया गया। सी राजगोपालाचारी इसके संस्थापकों में से एक थे। इसने हिंदी प्रचार समाचार दक्षिण भारत में पत्रिकाओं की शुरुआत की। हिंदी अध्यापकों हेतु हिंदी प्रचार विद्यालय, प्रशिक्षण विद्यालय आदि का स्थापना की। परीक्षाओं का संचालन कराया। केंद्र सरकार ने श्रेष्ठ हिंदी प्रचारक मानकर राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया है। श्रेष्ठ हिंदी प्रचारक किसको माना है? इस संस्था को माना है और इसे पुरस्कार भी दिया है। तो दक्षिण भारत पे अगर कोई सवाल आता है तो आप इस संस्था का उल्लेख करना ना भूलें। ठीक है, फिर एक संस्था और है, वो है राष्ट्रभाषा समिति वर्धा। इस 1936 में क्या हुआ था, हिंदी साहित्य जो सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में हुआ था, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। इसी ने हिंदी प्रचार समिति का गठन किया था। वर्धा में गठन हुआ तो इसका नाम राष्ट्रभाषा समिति वर्धा कहलाया। पहले तो इसका नाम था हिंदी प्रचार समिति, फिर काका कालेलकर ने सुझाव दिया, फिर इसका नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। इसका विचार था कि हिंदी को इस तरह से माना जाए कि यह एक हृदय हो और यह भारत जननी हो। तो हिंदी को लेके बड़े ये कहें कि संवेदनशील थे और हिंदी के प्रचार प्रसार में ये काम करना चाहते थे। ठीक है, फिर था पत्रिकाओं में इन्होंने राष्ट्रभाषा मासिक पत्रिका की शुरुआत की, राष्ट्र भारती नाम की पत्रिका की शुरुआत की। तो ये संस्थाएं हमने पढ़ी कौन कौन सी। एक तो ब्रह्म समाज, उसी से रिलेटेड अन्य लिखेंगे आप। ये महत्वपूर्ण संस्था नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, और उसके बाद में दक्षिण भारत में जो हिंदी प्रचार सभा चेन्नई है और राष्ट्रभाषा वर्धा। ये 4-5 संस्थाएं हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से आता है, कई बार ये पूछ लेता है दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में 2 संस्थाओं का योगदान बताइए। तो आप इनमें से कोई भी 2 संस्थाएं उठा लें और उसके बारे में बता सकते हैं। कोशिश कीजिएगा नागरी प्रचारिणी सभा को जरूर उठाएं, क्योंकि उसका बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। हिंदी साहित्य सम्मेलन को उठाएं, लेकिन आपको चॉइस दी जाती है तो आप उठा सकते हैं। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि संस्थाओं के योगदान को बताएं, तो आप संस्थाओं के योगदान को भी बता सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में दक्षिण भारतीय राज्यों का क्या योगदान रहा है। एक एक राज्य का छोटा छोटा योगदान देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। आंध्र प्रदेश में कि इसमें शुरुआत जो होती है वो नाट्याचार्य लक्ष्मण स्वामी के द्वारा होती है। इन्होंने नाटकों के माध्यम से हिंदी को पॉपुलर बनाया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की शाखा बनती है आंध्र प्रदेश में, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ी हमने। 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन भी काकीनाडा में आयोजित किया जाता है, जिसमें स्वागत भाषण हिंदी में दिया जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार म्यूनसिपल हाई स्कूलों, जिला बोर्डों आदि में भी क्या है,
हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। हिंदी शिक्षकों हेतु एक हिंदी प्रचारक विद्यालय की स्थापना की गई। कोंडा वेंकटपैया पट्टाभी सीतारामैया वेंकट सुब्बाराव शिवल शास्त्री, ये वो नाम है आंध्र प्रदेश के जिन्होंने हिंदी के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका अर्जित किया है, हिंदी का प्रचार प्रसार किया है। जैसे जो शिवल शास्त्री जी हैं, इन्होंने हिंदी तेलुगु कोश बनाया, तेलुगु हिंदी कोश बनाया। इस प्रकार से इन्होंने कोश जो है हिंदी के, उनको बनाने की कोशिश की है, द्विभाषी कोशों की इन्होंने कोशिश की है। तो ये तो आंध्र प्रदेश का रहा। तमिलनाडु में जो पॉइंट हमने अभी दक्षिण भारत मद्रास वाले लिखे थे वो सारे लिख दीजिएगा, है ना। वही देवदास गांधी को भेजा, सभा की स्थापना हुई। नाम यहाँ पर देख लीजिए, प्रताप नारायण वाजपेयी, ईवी रामास्वामी नाइकर, इन्होंने प्रेस भी खोली, प्रेमी मंडल की स्थापना भी की, जिला बोर्ड और स्कूलों में भी यहाँ पे भी हिंदी का प्रयोग किया गया। केरल में ये नाम याद रख लीजिए और वही चीज़ें आप लिखेंगे कि भाई स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाने लगा। पॉइंट्स वही होंगे, बस नाम बदल जाएंगे। दामोदरन उनिजी, कुरूर नीलकंठन, के केशवन नायर, शंकरानंद केवी नायर। 1933 में प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा की भी यहाँ पर स्थापना होती है। इसी प्रकार जो कर्नाटक है उसके लिए आप गंगाधर राव देशपांडे बेलगांव अधिवेशन याद रख सकते हैं। मैसूर रियासत समिति ध्यान रख सकते हैं। नाम जो ये ध्यान रख सकते हैं वो है आर दिवाकर, रामराव कपूर, सदाशिव राव आदि। ठीक है, तो ये दक्षिण भारतीय राज्यों में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हुई, थोड़ा थोड़ा करके इनको सेंटेंस में बनाएंगे तो दो दो एक एक पैराग्राफ हर एक राज्य के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा कि राष्ट्रभाषा हिंदी का जो विकास हुआ, एक तो प्रमुख संस्थाओं का योगदान, फिर दक्षिण भारत विशेष के लिए राज्यों का योगदान, ये दो टॉपिक हमने पढ़े। एक टॉपिक है कि भाई भूमंडलीकरण के इस दौर में राष्ट्रभाषा की प्रासंगिकता क्या है। 1990 के बाद का जो समय है उसे ग्लोबलाइजेशन का समय कहा जाता है, इसे भूमंडलीकरण का समय कहा जाता है। तो इसमें राष्ट्रभाषा की धारणा की प्रासंगिकता क्या है। तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा अभी भी जीवित है। राष्ट्र है तो राष्ट्रभाषा होनी ही चाहिए। भूमंडलीकरण मूलतः सांस्कृतिक प्रक्रिया न होकर आर्थिक प्रक्रिया है, जबकि भाषा जो है वो सांस्कृतिक प्रक्रिया है। मुक्त बाजार पर यह आधारित है, अधिकांश लोगों से निर्देशित है, क्योंकि बहुत से अभी हम कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हैं। भाषा प्रयोक्ता वर्ग अधिक बनता है, इससे उसे निर्देशित भी होता है ना। जैसे अभी क्या हो रहा है, आप ये समझिए कि विदेशी जो कंपनियां आ रही हैं वो हिंदी को भी अपना रही हैं। मैं एक बार मुंबई गया था, आप लोग ने तो देखा होगा, मुझे नहीं पता, मैं बड़ा सरप्राइज था वहाँ देखकर। वहाँ पे हर एक जो होल्डिंग है, अगर किसी शॉप का नाम है तो वो हिंदी में लिखा हुआ है, भले ही चाहे वो स्थानीय शॉप हो, विदेशी कोई चेन हो, सबका नाम हिंदी में। पहली बार मैंने मैकडोनल्ड हिंदी में लिखा हुआ वहाँ देखा। तो ये भाषाई प्रभाव है, हिंदी भूमंडलीकरण का भाषा पर प्रभाव है। आप अगर चाहें तो भूमंडलीकरण को भाषा के स्तर पर मोल्ड कर सकते हैं, तो ऐसा हमारे ऑब्जर्वेशंस इसमें होने चाहिए। तो विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय संस्कृति व भाषा को अपनाया जा रहा है। जैसे मैकडोनल्ड व KFC द्वारा नवरात्र में नॉनवेज को नहीं परोसा जाता है, तो भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं वो अपना रहे हैं, तो हिंदी में भी वो अपना सकते हैं। KFC का विज्ञापन आपने हिंदी में देखा होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं और ऐसा ही किया जाना चाहिए। दूसरा, भारतीय जो डायस्पोरा है वो भारतीय डायस्पोरा का मतलब है कि भारत के जो लोग विदेशों में रहते हैं उनके साथ एक संवाद करना आसान होगा। भूमंडलीकरण में वो भी भाषा को प्रचारित कर पाएंगे। तो ये सब हम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये कह सकते हो कि प्रभाव कम हुआ है, लेकिन भूमंडलीकरण ने कहीं ना कहीं हिंदी में योगदान दिया है। तकनीकी स्तर पे भी आप बात कर सकते हो, आगे हम पढ़ेंगे तकनीकी विकास में, तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक आखिरी टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं इसको मानता हूँ, वो है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र की जो शुरुआत हुई थी वो राजभाषा आयोग द्वारा 1955 में जब इसका गठन हुआ था, उसके बाद में इन्होंने इसका सुझाव दिया था कि अध्ययन अध्यापन में त्रिभाषा सूत्र को अपनाया जाना चाहिए। पहले सूत्र समझते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ है। देखते हैं, त्रिभाषा सूत्र का मतलब है कि
जब स्कूलिंग हो विद्यार्थी की तो उसको 3 भाषाएं सिखाई जाएं। 3 भाषाएं कौन कौन सी होंगी वो देखिए। इन्होंने कहा 3 भाषा में पहली जो भाषा होगी, फर्स्ट जो भाषा होगी वो होगी मातृभाषा। वो बच्चा जहाँ का भी है, जिस भी क्षेत्र का है, उसकी जो भी मातृभाषा है वही मातृभाषा उसकी पहली भाषा होगी। और इस मातृभाषा का अध्ययन उसे प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही किया जाना चाहिए, या ये कहें कि प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र ये कहता है। दूसरी भाषा ये कहते हैं कि एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा जरूरी नहीं वो हिंदी हो। राष्ट्रभाषा मतलब जिसमें एक देश में जो भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए हिंदी क्षेत्र है तो उन्हें राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को सीखना चाहिए, और अगर हिंदी क्षेत्र है तो उन्हें 8वीं अनुसूची की कोई भी एक भाषा को सीखना चाहिए, और विशेषकर द्रविड़ भाषा से सीखे तो और बेहतर होगा। ठीक है, ये भाषा सिखाई जानी चाहिए प्राथमिक से लेकर 10वीं तक। ठीक है, दूसरी भाषा। तीसरी भाषा के लिए उनका सुझाव था कि तीसरी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा होनी चाहिए, ताकि बच्चा पिटे नहीं। जब बहुत हायर स्टडीज़ के लिए जाए तो भाषा की वजह से उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने अंग्रेजी को स्वीकारा, लेकिन इन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत कहाँ पर होनी चाहिए, माध्यमिक स्तर पर शुरुआत होनी चाहिए। तो बेसिकली 3 भाषा के सुझाव दे रहे हैं। पहली भाषा मातृभाषा, दूसरी भाषा हिंदी क्षेत्र के लिए अहिंदी भाषा, अहिंदी क्षेत्र के लिए हिंदी, और तीसरी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा जो है अंग्रेजी। ठीक है, ये 3 भाषाएं एक विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। पढ़ने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं भाई त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन कहाँ हुआ है। देखिए, मैं जहाँ तक देख पाया अपने उत्तर भारतीय राज्यों में इसका क्रियान्वयन ना के बराबर हुआ है। हालांकि केंद्रीय विद्यालयों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मेरे साथ के कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो ऐसे हैं जिनके यहाँ त्रिभाषा सूत्र का पूरा जो कहें कि इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। दक्षिण भारतीय राज्य हैं, केरल के हैं, उनको हिंदी भी आती है, उनको तेलुगु भी आती है ना। मलयालम का विद्यार्थी है, मलयालम का व्यक्ति है और उसको तेलुगु भी आ रही है और हिंदी भी आ रही है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे उदाहरण देखने को बहुत कम मिलते हैं कि किसी व्यक्ति जो हिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति है और उसे तेलुगु आ रही हो। तो ठीक है ना, तो इसलिए ये सुझाव बहुत अच्छा था और सूत्र भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो ढीलापन है वो है इसके क्रियान्वयन को लेकर। तो हमारे सुझाव भी इसी दिशा में होने चाहिए। तो ये भाई सारे टॉपिक्स थे जो राजभाषा से जुड़े हुए टॉपिक्स थे। हमने एक एक करके पिछले 3 दिनों में पढ़ा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। कठिन नहीं कह सकता, लेकिन याद करने के पर्सपेक्टिव से, इन्फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा थे। तो इनको धीरे धीरे आप तैयार करेंगे। एक एक दिन आपने दिया है, मुझे उम्मीद है आपको याद भी हुए होंगे। 20% 40% भी याद हुआ है तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे जब हम रिवीजन करेंगे तो ये याद भी हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम देवनागरी लिपि से हम शुरुआत करेंगे। कल आपका ऑफ रहेगा और मंडे से फिर शुरुआत करेंगे हम लिपि के स्तर पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।